नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनएचआरसी की सिफारिशों पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश। मृत बीजेपी सदस्य की सेकेंड ऑटोप्सी का भी निर्देश। एमएलसी नामित करने के लिए मापदंड तय करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। कहा, राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक आदिवासी आरक्षण के माध्यम से 25% छात्रों को प्रवेश देने के लिए एलएलएसईआईयू नीति पर रोक लगाने से किया इनकार। कहा, मुद्दा न्यायिक परीक्षा के लिए खुला है। फुटपाथ पर रहने वाले और बेघर लोगों को कोविड में संक्रमण का अधिक खतरा, तुरंत वैक्सीन लगाने की आवश्यकता। मद्रास हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दक्षिण कोलकाता के पुलिस उपायुक्त राशिद मुनीर खान के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की जांच करने के लिए जादवपुर का दौरा करने में बाधा डालने में विफल रहने के लिए अदालत की अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। अदालत ने भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के संबंध में दूसरा पोस्टमार्टम करने का भी आदेश दिया है, जिसे राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा के मद्देनजर भीड़ द्वारा कथित रूप से मार दिया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को उन सभी व्यक्तियों को उचित चिकित्सा उपचार देने का आदेश दिया है जो राज्य में कथित चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान घायल हुए थे। एसीजे राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की 5 जजों की बेंच ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर मामले दर्ज करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कुछ क्षेत्रों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी नोटिस जारी किया कि वे कारण बताएं कि हिंसा को रोकने में विफल रहने पर उनके खिलाफ अवमानना क्यों न की जाए। एनएचआरसी की रिपोर्ट को 30 जून को रिकॉर्ड पर रखा गया था। हालांकि एनएचआरसी के वकील सुबीर सान्याल ने बेंच को सूचित किया था कि वो केवल एक आंशिक रिपोर्ट है और अधिक समय के लिए अनुरोध किया है ताकि सीमित सभी प्रभावित स्थानों का दौरा कर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में दायर की गई थी और अदालत ने इसकी सामग्री का खुलासा करने या राज्य के वकील के साथ इसकी एक प्रति साझा करने से इनकार कर दिया था। हालांकि इसने स्पष्ट किया कि 13 जुलाई को समिति की अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद राज्य को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने मृतक भाजपा सदस्य अभिजीत सरकार की सेकेंड ऑटोप्सी का आदेश दिया है, जिसे कथित तौर पर चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान टीएमसी सदस्यों द्वारा कथित तौर पर मार दिया गया था। एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने बेंच को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिजीत सरकार की कथित हत्या का संज्ञान लिया है। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि वो मामले में कोई निर्देश नहीं दे रही, पर उसने शव का फिर से पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 13 जुलाई को तय की गई है और इससे पहले हाईकोर्ट ने एंटली निर्वाचन क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के समन्वय के लिए एनएचआरसी, एसएचआरसी और एसएलएसए द्वारा नामित सदस्यों की एक समिति का गठन किया था। इसे राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को उन विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों पर गौर करने का भी निर्देश दिया था जिन्हें उनके घरों में लौटने से रोका जा रहा है और उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी या फिर ये कह लीजिए कि एनएलएसआईयू बेंगलुरु द्वारा जारी संशोधित प्रवेश अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये कोई अंतरिम आदेश नहीं है, मामले को अगस्त में सूचीबद्ध करें, परीक्षाएं जारी रहेंगी और साथ में कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा न्यायिक परीक्षा के लिए खुला होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर के कर्नाटक में अधिवासित छात्रों के लिए अपनी 25% सीटों को क्षैतिज रूप से आरक्षित करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NLSIU को संशोधित प्रवेश अधिसूचना में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए 23 जुलाई को निर्धारित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट या CLAT को चलने की अनुमति दी है। अंतरिम प्रार्थना एक विशेष अनुमति याचिका में की गई थी, जिसे कर्नाटक राज्य द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के अक्टूबर 2020 के फैसले को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। इसे कर्नाटक विधानसभा द्वारा कर्नाटक के छात्रों के लिए 25% आरक्षण प्रदान करने के लिए पारित संशोधन अधिनियम को रद्द कर दिया था। स्थगन की मांग करने वाले आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने तर्क दिया कि संशोधित प्रवेश अधिसूचना कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलटने का एक प्रयास है। एजी ने यह भी कहा है कि शंकर नारायणन के मुवक्किल ने एक जनहित याचिकाकर्ता की हैसियत से अदालत का दरवाजा खटखटाया। कॉलेज प्रवेश मामलों में जनहित याचिका नहीं हो सकती। जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर नारायण ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने यह भी बताया कि कर्नाटक के छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य ने पिछड़ेपन पर कोई अध्ययन नहीं किया है। शंकर नारायण ने तर्क दिया, विश्वविद्यालय अंतिम समय में खेल के नियमों को नहीं बदल सकता। इसके बाद उन्होंने बेंच से अंतरिम आदेश पारित करने का आग्रह किया। वरिष्ठ वकील ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि NLSIU का एक विशिष्ट राष्ट्रीय चरित्र है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसकी स्थापना में शामिल है। हालांकि पीठ को कोई अंतरिम आदेश पारित करने के लिए राजी नहीं किया गया। पीठ ने CLAT की तारीख 23 जुलाई से पहले शंकर नारायण द्वारा पोस्टिंग के लिए की गई प्रार्थना को भी ठुकरा दिया। पीठ ने मामले को अगस्त के लिए पोस्ट कर दिया। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि कोई अंतरिम आदेश नहीं है, मामले को अगस्त में सूचीबद्ध करें, परीक्षाएं जारी रहेंगी। इसने कहा है कि ये मुद्दा न्यायिक परीक्षा के लिए खुला होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के पिछले साल के फैसले के खिलाफ कर्नाटक राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में अंतरिम प्रार्थना मांगी गई थी, जिसने विधायिका द्वारा पेश किए गए 25% आरक्षण को रद्द कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्यों को नामित करने के लिए मापदंड तय करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि हम राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 171 के शब्दों पर गौर करें। राज्यपाल कैबिनेट मंत्रियों की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए संविधान के प्रावधानों से बाध्य है। इसके अलावा CJI ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम संविधान में संशोधन करें? कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि हम यहां राज्यपाल को सलाह देने के लिए नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत महाराष्ट्र के राज्यपाल को राज्य की विधान परिषद में नामांकन के लिए मानदंड तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील प्राची देशपांडे से कहा कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के लिए दिशा निर्देश निर्धारित नहीं कर सकता और संविधान में मौजूद प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकता। आप जो चाहते हैं उसके लिए एक अलग प्रावधान है। हम यहाँ राज्यपाल को सलाह देने या राज्यपाल के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए नहीं हैं। आप चाहते हैं कि हम संविधान में संशोधन करें, क्षमा करें, CJI ने कहा। महाराष्ट्र के लातूर जिले के एक प्रधानाध्यापक डॉक्टर जगन्नाथ श्यामराव पाटिल ने ये याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि ऊपर बताए गए विशिष्ट मानदंडों के अभाव में कई पात्र और योग्य व्यक्तित्व अक्सर नामांकन प्रक्रिया से वंचित रह जाते हैं। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना के खंड 5 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने की मांग की, जो इस प्रकार है। खंड 3 के उपखंड E के तहत राज्यपाल द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों में निम्नलिखित जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा। ये तर्क दिया गया कि ये सत्यापित करने की कोई प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों के पास उक्त विषयों में ऐसा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। यह आग्रह किया गया कि विधायकों के नामांकन में राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जाने वाली पारंपरिक प्रथाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और संविधान में निर्धारित राज्यपाल के पूर्ण विवेक के माध्यम से नियुक्तियां की जानी चाहिए। तर्क दिया गया है
कि यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 171(5) के तहत नामांकन के प्रयोजन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा की गई सिफारिशों को एकमात्र मानदंड के रूप में माना जाता है, तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 171(5) के प्रावधान में संशोधन के समान होगा और नामांकन के लिए एक नया अपवाद तैयार करना होगा। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्यपाल को एमएलसी नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश की याचिका खारिज कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वो बेघर फुटपाथ पर रहने वाले आदि कमजोर व्यक्तियों को तत्काल आधार पर वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि उन्हें कोविड-19 के संक्रमण का अधिक खतरा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और साथ ही न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि सभी निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन कमजोर व्यक्तियों को तत्काल वैक्सीनेशन के लिए उम्मीदवार माना जाए। एक जनहित याचिका में सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि फुटपाथ पर रहने वाले बेघर और पंजीकृत नहीं होने वाले बेघर लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के उपाय किए जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को कोरोना संक्रमण का अधिक खतरा रहता है। समाज कल्याण और पौष्टिक भोजन कार्यक्रम विभाग में सरकार के प्रधान सचिव द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने देखा कि ऐसे सभी कमजोर व्यक्तियों का जल्द से जल्द टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम है। स्थिति रिपोर्ट के अनुसार धन आवंटित किया गया है और व्यक्तियों के वर्ग की देखभाल करने के लिए कार्यात्मक आश्रयों की जगह तलाश की जा रही है, जहां याचिकाकर्ता वैक्सीनेशन करना चाहता है। रिपोर्ट में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का भी उल्लेख किया गया है, जिसे 15 निगमों, 121 नगर पालिकाओं और 528 नगर पंचायतों सहित 664 शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया गया। और साथ ही डिवीजन बेंच ने संबंधित अधिकारियों से सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हुए याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि कोई भी निराश्रित या बेघर या फुटपाथ निवासी या राज्य में रहने वाले समान प्रकार के अन्य नागरिक को वैक्सीनेशन अभियान में नहीं छोड़ा गया और इसके लिए सभी निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा संवेदनशील बनाया जाना चाहिए कि इन कमजोर व्यक्तियों को तत्काल वैक्सीन दी जाए, क्योंकि उनको वायरस का ज्यादा खतरा रहता है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मेडिकल भाषा में गोल्डन आवर की अवधारणा पर दोबारा गौर करते हुए राज्य सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस की उपलब्धता के कारण मरने वाली महिला के पति को 5 लाख रुपए के मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस न होने के कारण उसे उचित इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित करने में देरी हुई थी और न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने कहा कि पीएचसी में याचिकाकर्ता की पत्नी के इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई, लेकिन उसे संबंधित मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित करने में देरी घातक साबित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। और बेंच ने कहा कि मृतक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज असारी पपल्म में स्थानांतरित करने में देरी हुई है। जब किसी जीवन को बचाने की बात आती है तो हर सेकंड गिनती और कुछ मिनट की देरी भी एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए जब चिकित्सा आपात स्थिति की बात आती है तो देरी को कभी माफ नहीं किया जा सकता, जैसे कि हम अदालतों में कितनी नरमी से पेश आते हैं। बेंच ने यह भी जोड़ा कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपात स्थिति में रोगियों को स्थानांतरित करने के लिए एक एम्बुलेंस आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। ये एक स्वीकृत मामला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नियमित रूप से प्रसव के मामलों से निपट रहा था और उन्हें किसी भी समय आपात स्थिति की उम्मीद करनी पड़ती है। वे बिना एम्बुलेंस के केंद्र चलाने का जोखिम नहीं उठा सकते। पीएचसी में एम्बुलेंस की आवश्यकता पर जोर देने के लिए न्यायालय ने पीबी खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एआईआर 1996 SC 2426 के मामले पर भी भरोसा किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उचित चिकित्सा सुविधाओं से निपटने के लिए 7 सूत्रीय आपातकालीन सिफारिशें की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्चुअल कोर्ट के समक्ष पेश होने के दौरान वकीलों द्वारा ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करने के लिए दोहराते हुए कहा है कि स्कूटर चलाते समय बिस्तर पर राउंड रंगीन कपड़े पहने या फिर फेस पैक लगाते समय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत की सुनवाई के लिए उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने निर्देश दिया कि वर्चुअल मोड के माध्यम से पेश होने के दौरान वकीलों को सादे सफेद शर्ट, सफेद सलवार कमीज, सफेद साड़ी के साथ बैंड पहनना आवश्यक है। उन्होंने कहा अधिवक्ताओं की ये समझना चाहिए कि उनके घर या कार्यालय या चैम्बर से वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए उनकी उपस्थिति एक विस्तारित कोर्ट रूम की तरह है और ये एक अदालत के अंदर अदालत की कार्यवाही के भाग लेने के समान गंभीर है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई घटनाएं देखी हैं और जहां पर कई अधिवक्ताओं ने वर्चुअल मोड के माध्यम से पेश होने के
दौरान बहुत ही आकस्मिक दृष्टिकोण अपनाया और पूजा की पोशाक में स्कूटर चलाते समय इत्मीनान से चलते हुए एक स्थिर वाहन के अंदर बैठे बाजार स्थानों से शोर वाले स्थानों से बनियान टी शर्ट या रंगीन शर्ट पहने हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि एक वकील बिस्तर पर एक महिला वकील फैंस पैक के साथ उपस्थित हुए थे। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि अधिवक्ताओं की आकस्मिक पोशाक में उपस्थित किसी भी परिस्थिति में बहुत ही अनुचित अस्वीकार्य है और इस संबंध में अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अपने सदस्यों को सलाह देनी चाहिए कि वर्चुअल मोड के माध्यम से इस न्यायालय के सामने पेश होने के दौरान कोई आकस्मिक दृष्टिकोण न अपनाएं, जिससे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। एक जमानत आवेदक वकील को भेजे गए वीडियो लिंक के जवाब न देने के बाद इस टिप्पणी की गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने के दौरान कोर्ट और गाउन में छूट देकर अधिवक्ता के ड्रेस कोड के संबंध में विभिन्न अदालतों द्वारा छूट बढ़ा दी गई थी और कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस फैसले को भी नोट किया है जिसने पूरे देश में अधिवक्ताओं के लिए ड्रेस कोड में ढील दी थी। उक्त निर्णय में कहा गया कि सभी अधिवक्ता देश भर में सभी अदालतों के समक्ष सुनवाई कार्यवाही के दौरान सादे सफेद शर्ट, सफेद सलवार कमीज, सफेद साड़ी बैंड के साथ पहन सकते हैं और किसी कोट या गाउन की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि कई अधिवक्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के दौरान एक आकस्मिक दृष्टिकोण अपनाया जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय कोचीन जोन द्वारा दायर एक याचिका पर राज्य सरकार द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के सोने की तस्करी मामले में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को फंसाने की ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसी द्वारा कथित प्रयास की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेशित न्यायिक जांच को रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीवी सुरेश कुमार ने आज मामले की सुनवाई की और कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले सभी पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार करेंगे। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और जबकि अधिवक्ता गोपाल कृष्ण कुरूप के राज्य का प्रतिनिधित्व किया। प्रवर्तन निदेशालय एक केंद्र सरकार की वित्तीय जांच एजेंसी है जो वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के अन्य अधिनियमों को लागू करने के लिए अनिवार्य है। जुलाई 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध वित्तीय लेन देन और राजनीतिक चैनल के माध्यम से बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी की जांच के अनुसार केरल में संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई। तो आरोपी व्यक्तियों स्वप्ना सुरेश और साथी संदीप नायर ने एक वॉइस क्लिप में शिकायत की जिसे बाद में ऑनलाइन समाचार प्लेटफॉर्म्स द्वारा प्रसारित किया गया है कि उन्हें ईडी के कुछ अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव और गृह मंत्री के बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था और उसके बाद राज्य पुलिस ने ईडी के खिलाफ 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की और ईडी ने अपने उप निदेशक के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया और अदालत ने प्राथमिकी रद्द कर दी। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए और अपनी दलीलें ली। मेहता ने कहा है कि अधिनियम के तहत ईडी द्वारा की गई जांच से संबंधित मामला भी राज्य सरकार द्वारा स्थापित COI के अनुसार जांच का विषय नहीं हो सकता। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए PN के साथ। India Legal presents Courts Roundup.